जरा सोचिए, एक ऐसा न्यूज़पेपर जो ब्रिटिश राज के अगेंस्ट आवाज उठाता था, आज खुद एक पॉलिटिकल स्कैम का पार्ट बन गया। इसका नाम है नेशनल हेराल्ड। ये न्यूज़पेपर 1938 में लॉन्च हुआ और इसके फाउंडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड एक ऐसा न्यूज़पेपर था जिसका मिशन था ब्रिटिश रूल के खिलाफ पब्लिक को जगाना और इकट्ठा करना। लेकिन आज इस पेपर का नाम सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ईडी के साथ जोड़ा जाता है। आप समझिए, ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं है, ये एक ऐसा पॉलिटिकल केस है जिसमें प्रॉपर्टी, पावर और पेपर तीनों का एक नैरेटिव बनाकर दिखाया गया है। ये केस एक लोन का है, एक कंपनी का है, एक डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टी का है, जहां से ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू होती है। 2012 में बीजेपी लीडर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक केस फाइल किया और बोला कि कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन एजेएल को दिया, फिर उसी लोन के जरिए पूरी प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में ले लिया। केस फाइल किया गया, सम्मन भेजे गए और ईडी एक्टिवेट हो गया। इसमें गांधी परिवार डायरेक्टली इन्वॉल्व था, इसलिए उन पे इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। तो चलिए शुरू से समझते हैं क्या था नेशनल हेराल्ड केस, कैसे हुई कंट्रोवर्सी और आज तक इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं। एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी जिसका काम था नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर का पब्लिश करना। ये कंपनी 1937 में बनी थी और 2008 तक इसका काम बंद हो चुका था। एजीएल के पास 11 शहरों में लैंड और प्रॉपर्टी दोनों थी। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, पंचकुला जैसी शहरों में प्राइम लोकेशन पर ये प्रॉपर्टियां थी। कांग्रेस ने एजीएल को 90 करोड़ का लोन दिया। पेपर पे तो हेल्प करने के लिए दिया गया था, लेकिन असली मोटिव कुछ और ही था। यही स्वामी जी का आरोप है। अब एंट्री होती है एक नई कंपनी की, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जो 2010 में ही रजिस्टर्ड हुई और जिसमें 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास थे। यंग इंडिया ने एजीएल का पूरा कंट्रोल अपने पास ले लिया और इससे इनडायरेक्टली गांधी फैमिली ने करोड़ों की प्रॉपर्टी का ऑनरशिप अपने नाम करा ली, बिना किसी पैसे दिए, बिना किसी नीलामी के। कांग्रेस ने कहा कि ये हमने पुरानी कंपनी को ही नई कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग किया है और बिल्कुल लीगल वे में। स्वामी जी ने बोला ये फ्रॉड है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ये पूरी तरह से। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कंप्लेंट फाइल की थी और बोला था कि कांग्रेस ने अपनी पॉलिटिकल पावर का मिसयूज करके एक प्राइवेट कंपनी को प्रॉफिट दिलवाया है। उन्होंने बोला गांधी परिवार ने कांग्रेस के फंड्स का मिसयूज किया है और उससे रियल एस्टेट की कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। स्वामी जी ने ये कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, इन सब पे केस चलना चाहिए और उन पे केस फाइल भी किया था। और इन पे जो चार्जेस लगे थे वो थे सेक्शन 420 जो कि चीटिंग के लिए लगता है, सेक्शन 120 भी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लगता है और सेक्शन 406 जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। कोर्ट ने इन सबको सम्मन किया था। पहली बार गांधी फैमिली कोर्ट के डॉक में आकर खड़ी हुई थी। क्रिमिनल कंप्लेंट के चलते इन पे पहली बार ऐसा केस दायर हुआ था। ये सिर्फ लॉ का केस नहीं था, ये पॉलिटिकल मॉरलिटी का भी सवाल था। केस आगे बढ़ता गया। 2014 में मोदी सरकार आ चुकी थी। एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेशन और फास्ट कर दी। ईडी ने अपना काम शुरू किया और जैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आया, इसे चेक किया गया। ईडी ने कहा यह लोन एक एक्सक्यूज था, सिर्फ प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए। हेरल्ड हाउस, दिल्ली की एक आइकॉनिक बिल्डिंग पे भी रेड हुई। मुंबई का नेहरू भवन भी एजेएल की प्रॉपर्टी की जांच के दायरे में आ गया। 2022 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को सवाल जवाब किए गए, इनको सम्मन भेजे गए। 50 घंटे से भी ज्यादा तक इनसे पूछताछ की गई। कांग्रेस ने बोला ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। बीजेपी ने बोला कानून सबके लिए बराबर है। ईडी ने एजेएल की प्रॉपर्टी को अटैचमेंट नोटिस भी भेजा, यानी टेम्परेरी सीज करने का ट्राई किया गया। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया। चलिए अब समझते हैं यंग इंडियन कंपनी के डिटेल्स के बारे में। ये अंडर सेक्शन 25 के अंदर रजिस्टर्ड है एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी। इसके अंदर किसी भी तरह का डिविडेंड अलाउ नहीं है किसी भी शेयर होल्डर। लेकिन स्वामी जी ने कहा था कि ये कंपनी बनाई ही इसलिए गई है ताकि एजेएल को टेक ओवर किया जा सके। इसका जो शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर है वो इस तरह है कि राहुल गांधी के पास 38% है, सोनिया गांधी के पास 38% है और वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास 12% है। यंग इंडिया ने एजीएल के 99% शेयर एक्वायर कर लिए थे। कांग्रेस ने बोला कि हम इसे रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि अगर प्रॉपर्टी का कमर्शियल यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, कुछ प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, तो ये नॉन प्रॉफिट कैसे रह गया? यहाँ पे तो आपका लॉजिक ही फेल हो जाता है। अब समझते हैं रियल एंगल क्या है, रियल गेम क्या है। एजीएल के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो कि प्राइम लोकेशन पर है। दिल्ली, मुंबई, पटना, भोपाल जैसे शहरों में ये प्राइम लोकेशन पर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं।
पर इनकी टोटल एस्टिमेटेड वर्थ है 2000 करोड़ से भी ज्यादा। दिल्ली का हेरल्ड हाउस कनॉट प्लेस के अंदर है। मुंबई का नेहरू भवन को कॉमर्शियल यूज के लिए दिया गया था। इन सब प्रॉपर्टी पर यंग इंडिया का कंट्रोल आ गया था। ये जो प्रॉपर्टी 2000 करोड़ से भी ज्यादा की हैं, इन पर सिर्फ 50 लाख का इन्वेस्टमेंट से सारा कंट्रोल लिया गया था। आप समझिए पब्लिक एसेट जो नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए दिए गए थे, लेकिन उनका कॉमर्शियल यूज हो रहा था और उनसे प्राइवेट बेनिफिट उठाए जा रहे थे। जब ईडी ने सवाल जवाब शुरू किए तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में प्रोटेस्ट चालू कर दिया। दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सपोर्ट में रैली निकाली गई। कांग्रेस लीडर्स ने राहुल राजघाट पर धरना दिया। सब कुछ हो रहा था मीडिया के कैमरे के सामने। राहुल गांधी ने बोला मैं मोदी से नहीं डरता, और प्रियंका गांधी ने कहा आज देश में हर सच बोलने वाले को जेल का डर दिखाया जा रहा है। बीजेपी ने बोला अगर कुछ गलत नहीं किया तो इन्वेस्टिगेशन से डर क्यों रहे हो। टीवी पे डिबेट्स अलग चल रही थी, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग वॉर अलग चल रही थी। इस केस का फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया है। कोर्ट ने ईडी से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने इस अटैचमेंट को चैलेंज किया। अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, लेकिन ईडी का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन बस पूरी होने वाली है। ये भी बोला जा रहा है कि एजेएल की कुछ प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल लीज पर दिया गया था, जो वायलेशन हो सकता है। 2025 की शुरुआत में हाई कोर्ट ने कहा कि कानून को अपना काम करने दो, बस ये डिले ना करें। ये एक क्लासिक केस बन गया है जहां लोग कंफ्यूज हैं। क्या ये सच में स्कैम है या सिर्फ पॉलिटिकल रिवेंज? कांग्रेस के सपोर्ट से बोलते हैं बीजेपी अपनी एजेंसी से ऑपोजिशन को परेशान कर रही है, और बीजेपी के सपोर्टर बोलते हैं कि गांधी परिवार कभी भी अपनी अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं करता, वो उससे भागता ही रहता है। सच क्या है ये कोर्ट ही बता सकता है, लेकिन केस ने लोगों को ये सिखा दिया कि पॉलिटिकल ट्रस्ट और प्रॉपर्टी का मिसयूज कितना आसान है। नेशनल हेराल्ड केस ये स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, पॉलिटिकल एथिक्स, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और लीगल अकाउंटेबिलिटी का रियल लाइफ एग्जाम्पल है। युवाओं के लिए भी इसमें एक मैसेज है कि जब भी पैसा, पावर और पॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन हो तो ट्रांसपेरेंसी देखनी बहुत जरूरी है। वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जरूर होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे स्कैम होंगे। और पब्लिक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि किसी भी राजनेता को ऐसे ही आंख बंद कर फॉलो मत करो। पहले उसके केस को भी देखो, उस केस को भी फॉलो करो, और उसमें क्या डिसीजन आ रहे हैं उसको भी समझो। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हो, पर जब भी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट केस की लिस्ट आएगी तो ये नेशनल हेराल्ड केस वहाँ पे मेंशन जरूर होगा। सोचिए, एक ही एग्जाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल, लेकिन फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं, फर्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रेटजी का। क्या हमें जो पढ़ाया या बताया जा रहा है, क्या उसका दूसरा पहलू भी है? दो तरह के बच्चे होते हैं, पहले वो जो अशिक्षित हैं और दूसरे वो जो भटके हुए हैं। तो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नए नज़रिए से सोचना चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं। तो ये चैनल आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि रियल लाइफ विजडम भी देगा। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूबल लगती हो तो लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट में लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।